इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर जब डिबेट संसद के अंदर हो रहा था, तब संसद के बाहर सभी नेतागण जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे थे सेंट्रल हॉल में जाने के लिए, क्योंकि आज जो है सोनिया गांधी जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं उनका जन्मदिन था, 79th बर्थडे था। तो काफ़ी नेता लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए। शाम को खुद सोनिया गांधी यहाँ पर पहुँची क्योंकि उन्हें आमंत्रित किया गया था कि वो सेंट्रल हॉल पर आए, क्योंकि सभी लीडर्स जो हैं उन्हें विश करना चाहते हैं। जब ये सब हो रहा था, इससे पहले कि अखिलेश यादव जो हैं वो मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे, इसी बीच हमने देखा, जो आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं, कि राहुल गांधी आए और अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर वो अंदर ले गए, उनके साथ उनके बाकी के सदस्यों को भी ले गए, ताकि जो सेलिब्रेशंस हैं उसमें जो है समाजवादी पार्टी भी हिस्सा हो सके। ये सोनिया गांधी का 79th बर्थडे था। हमने ये भी देखा, जैसा कि आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं, कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे भी बकर द्वार से उतर कर आए और सेंट्रल हॉल तक गए। वहाँ पर वो भी इस जश्न का हिस्सा बने। जब ये ख़त्म हो गया जश्न, जब सब नेता बाहर आए, तो हमने अखिलेश यादव से पूछा कि किस तरह का केक जो था वो वहाँ पर कटा, जिसके ऊपर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें ज़्यादा केक्स के बारे में मालूम नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि कौन सा केक है, तो उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी का केक जो है वो काटा गया था। तो ये सब जो है चल रहा था। तभी सोनिया गांधी वहाँ से निकली। तब हमने उनसे पूछा कि वो 79th बर्थडे पर अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं। सोनिया गांधी मुस्कुराई और उन्होंने कहा, वंदे मातरम। तो आइए सुनते हैं सोनिया गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस से क्या कहा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने बहुत ही सीरियस आरोप हैं जो वो लगाए थे। उनका कहना था कोई एक ऐप है जिसके ज़रिए जो वोटर्स की लिस्ट है उसमें क्रंच किया जा रहा है, उनमें शॉर्टलिस्टिंग की जा रही है, और आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कई जो लोग हैं वो वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। तो आइए सुनते हैं कि अखिलेश यादव ने इस अहम मुद्दे के ऊपर क्या कहा। कि 5 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, 5 करोड़ वोट। और वो कारण ये है कि जो मैपिंग ऐप है, जब फाइनल कंक्लूडेड रिजल्ट आएगा कि कितना फॉर्म जमा हुआ है, क्या हुआ है, तो आप देखेंगे कि 5 करोड़ लोगों के वोट कटे हुए मिलेंगे। सोचिए, यूपी जैसे स्टेट में जहाँ 5 करोड़ वोट कट जाएंगे, और मैपिंग ऐप किसने बनाया है, इसमें भी कोई घोटाला है। और लग ये रहा है कि कोई ऐसी कंपनी है जिसने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए थे, उसी इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाली कंपनी का मैपिंग ऐप है। क्योंकि मैपिंग ऐप के थ्रू ही सब गोलमाल हो रहा है यूपी में। लगभग 5 करोड़ लोगों के वोट कटने जा रहे हैं। ये आप कैसे बोल सकते हैं? न्यूज़ कहाँ गई? ये इसलिए बोल सकते हैं कि हमें यही जानकारी नहीं है। हमें तो चर्चा में आया कि मैपिंग ऐप किसका है आखिरकार। मैपिंग ऐप किसका है? जिस ऐप के थ्रू ये सब मैपिंग हो रही है वोटर की, आखिरकार किसका ऐप है? सरकार का है, इलेक्शन कमीशन का है, कि किसी प्राइवेट कंपनी का है? ये तो सरकार कम से कम बताएगी, क्योंकि इतना साउंड टेक्नोलॉजी किसके पास है? सरकार के पास है या इलेक्शन कमीशन के पास है? तो ये तो इलेक्शन कमीशन बताएगा कि मैपिंग ऐप उनका है कि किसी और से बनवाया उन्होंने। और अगर किसी से बनवाया है तो वो किसके सहारे पे काम कर रहा है? क्योंकि यूपी जैसे स्टेट में अगर 5 करोड़ वोट कटेंगे, तो सोचिए 5 करोड़ वोट बनने में कितना वक्त लगेगा। सर, अमित शाह ने पत्र लिखा कि वंदे मातरम जो अनिवार्य स्कूलों में किया गया था उसको रद्द करने के लिए आपके तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था, मांग की गई थी, उसके तथ्य सदन पटल पर रखे जाए। और साथ में देखिए, वंदे मातरम की बात खत्म हो चुकी है। वंदे मातरम का सबने स्वागत किया, सब सम्मान करते हैं। अब वंदे मातरम से ऊपर वाली बात आ गई है, वोट 5 करोड़ कटना। क्या ये वंदे मातरम का रास्ता है हमारे लिए? 5 करोड़ वोट कट गए, मैपिंग ऐप किसका है, ये आपको सोचना पड़ेगा। थैंक यू। ये डिबेट जो है वो मनीष तिवारी ने शुरू किया था। उन्होंने 3 जो की पॉइंट्स हैं वो उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और साथ में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हिस्सा बनने चाहिए, जो
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चयन करेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो SIR जो अभी फ़िलहाल चल रहा है वो किस तरह से कानून के तहत नहीं आता है। उन्होंने ये भी हवाला दिया कि जो ECI है उसकी लीगल अथॉरिटी नहीं है अंडर आर्टिकल 327। दूसरा पॉइंट उन्होंने जो रेज़ किया, उन्होंने कहा कि जो EVM ट्रांसपेरेंसी और वेरिफिकेशन के ऊपर भी जो सरकार है उसे क्लीन आना चाहिए। और जो तीसरा है कि इलेक्शन कमीशन को जब चुनाव चल रहे हों तब कैश जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने देना चाहिए। तो आइए सुनते हैं कि मनीष तिवारी ने क्या अहम मुद्दे जो हैं वो संसद के अंदर उठाए। देखिए, दो बुनियादी बातें हैं, तीन बुनियादी बातें। पहली बुनियादी बात यह है कि चुनाव आयोग के पास पैन स्टेट SIR कराने के लिए कोई कानूनी औचित्य नहीं है। किसी एक संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में, वो भी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, तो आप SIR करा सकते हैं। पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आप SIR नहीं करा सकते। कानून, संविधान उसकी इजाजत नहीं देता। दूसरी मुख्य बात यह है EVM पे लोगों का भरोसा नहीं है और इसलिए 6 प्रदेशों के चुनाव होने जा रहे हैं। इसलिए हमारी सारी सामूहिक मांग है विपक्ष की कि ये चुनाव पेपर बैलेट पे कराए जाने चाहिए। तीसरा, ये जो सरकारी पैसा चुनाव से पहले लोगों के खाते में जाता है, इसको बंद करना चाहिए। चुनाव आयोग इसको बंद नहीं कर रहा, तो कानून बना के इसको बंद करना चाहिए कि जिस स्टेट का डेट टू GSDP रेशो 10% से ऊपर है वो कैश ट्रांसफर कर ही नहीं सकता। ये तीन मुख्य बात है। इसके बाद नंबर आया कल्याण बैनर्जी का, जो TMC के नेता हैं। उन्होंने भी ये बोला कि जो ECI है वो न्यूट्रल नहीं है। तो आइए सुनते हैं कि कल्याण बैनर्जी ने इस मुद्दे के ऊपर क्या कहा। The division bench of the Calcutta High Court has set aside the order of Justice Abhijit Ganguly, who terminated the service of the 32,000 teachers, primary teachers in West Bengal. The division bench has said that the Justice Ganguly orders was no basis at all. He said about the corruption, no corruption has been proved. And the Justice Ganguly's order was iniquitous. The Calcutta High Court division bench has said so and saved the 32,000 employees, teachers' employment. You see, Justice Abhijit Ganguly delivered the judgment with a political motive. दिलचस्प बात यह है कि जब नेता विपक्ष राहुल गांधी बोल रहे थे तो उसी समय केंद्रीय गृह मंत्री भी जो हैं लोकसभा सदन के अंदर आ गए। जब राहुल गांधी एड्रेस कर रहे थे अपने मुद्दे, तो केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो नोट्स लेते हुए दिखाई पड़ रहे थे। राहुल गांधी ने कई मुद्दे जो हैं वो उठाए। आइए सुनते हैं कि मुख्य मुद्दा उनका क्या रहा जो उन्होंने सदन में उठाया। Electoral reforms very simple. The point is nobody wants to do it. The government doesn't want to do it. What does electoral reform require? What we've been saying. Number one, give machine readable voter lists to all political parties 1 month before the election. That's the first step. The second step is take back the law that allows the destruction of CCTV footage. Very simple, not difficult. While you're doing that, also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We're not physically allowed to go and see an EVM. Give us the architecture. Give us access to the EVM. And finally, please change the law that allows the election commissioner to get away with whatever he wants to do. That's all the electoral reforms you need. And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law and we are going to change it retroactively and we are going to come and find you. I am not saying this without proof. I have put forth
adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections. But I want to ask 3 questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the Election Commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question. No Prime Minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the Election Commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? The answer given is it is a question of data. It is not a question of data. It is a question of stealing the election. Now, what is the result of this institutional capture? What is the result of controlling the Chief Election Commissioner and the Election Commission? First of all, we have a set of election campaigns that are tailored for the Prime Minister. 3-month, 4-month, 5-month long campaigns are taking place so that the Prime Minister's schedule can be fitted in to the program. Second, we have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. Please. No. 22 times this lady appears. एक मिनट प्लीज एक मिनट। आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। ये सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखें। आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक नहीं, जैसे सदन नहीं चलेगा। नो, गलत तरीका है आपका, नहीं होगा। आप ले रहिए, आप ले रहिए। नहीं, माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप पहले अपने सदस्यों को समझाइए। नहीं चलेगा, नहीं, ठीक नहीं है। नो, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर आप सर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप अपने सदस्यों को गरिमा समझाइए। सर, बट ये तरीका
आप इतने सालों तक यहाँ पर Sir, हैं, ये तरीका उचित है क्या? सर विरोध का तरीका होता है, लेकिन ये उचित तरीका नहीं है। तरीका इधर भी हो, नो उधर का तरीका क्या है सर? नो, Sir, सबका तरीका उधर because से होगा, sir, उधर से भी बोलेंगे, इधर से बोलेंगे, सब जगह से बोलेंगे। Speaker sir, I don't agree with the showing of photographs here, but it is a reflection of our democratic structure. This is what is happening in our democracy, that you're not allowing us to show. This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. And not only that, there is one woman whose name has appeared 200 times, more than 200 times in one booth in Haryana. And it is very clear, and I have proven without doubt, that the election of Haryana was stolen. And the theft was ensured by the Election Commission of India. I've said it again and again and again. Now, nowhere has the Election Commission answered my questions. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. And there is clear proof which I have put in front of the country. Right? But the Election Commission has no answer to these questions. And that is the result of the complete capture of the Election Commission by the people across the aisle. बहरहाल ये जो डिबेट है ये बुधवार को भी जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो इस मुद्दे के ऊपर बुधवार को लगभग 4 बजे के आसपास बोलेंगे। वही नहीं, जो लॉ मिनिस्टर यानी कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल वो भी बोलेंगे। दिलचस्प बात यह है क्योंकि अभी तक जो सरकार की तरफ से एसआईआर के मुद्दे के ऊपर सरकारी पक्ष से कोई भी जो एक सफाई है वो अभी तक नहीं आई है। कई लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाए हैं, तो सबकी निगाहें अब बुधवार को हैं जब दोनों कानून मंत्री और गृह मंत्री इस मुद्दे के ऊपर बोलेंगे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।